डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं। राष्ट्रीय आय के अध्ययन का आर्थिक सिद्धांत में बहुत अधिक महत्व है। कोई भी उत्पादन साधनों के सामूहिक सहयोग और संयोग के बिना असंभव होता है। किसी भी देश के उत्पादन साधनों द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेशनल इनकम क्या है? इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the nation during the given period, say 1 year. It is the total of factor income, that is wages, interest, rent, profit received by factors of production, that is labor, capital, land, entrepreneur of a nation. इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है? किसी भी देश में एक वर्ष भर के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमतों का योग कहलाता है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं वे होती हैं जिनका एक बार जब उपयोग कर लिया जाता है उसके बाद कोई दोबारा उनका उपयोग नहीं कर सकता, जो अंतिम रूप से उपभोग कर ली गई हैं और अब पुनः इस्तेमाल में नहीं ली जा सकती, ऐसी वस्तुएं फाइनल गुड्स कहलाती हैं। तो राष्ट्रीय आय में हम उन्हीं वस्तुओं की बाजार कीमतों को शामिल करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर हम लेते हैं कि एक निश्चित समयावधि होती है, जैसे कि 1 वर्ष। प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क ने इसको परिभाषित किया कि किसी विशेष अवधि में राष्ट्रीय आय को उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में व्यक्त किया जाता है जो उस विशेष अवधि में उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उनके प्रचलित विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी परिभाषित किया, भारत की राष्ट्रीय समिति ने भी इसकी परिभाषा दी और इन सब परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम निष्कर्ष पर ये निकालते हैं कि राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी भी देश में एक वर्ष भर में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। यहाँ पर ऐसी बहुत सी अवधारणाएं हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित बहुत सी अवधारणाएं हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, पीआई, डीआई, पीसीआई, इन सब का हमें अध्ययन करना है और हम एक एक करके इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत के योग को जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है। यहाँ कुछ उत्पादक विदेशी हो सकते हैं, गैर निवासी हो सकते हैं, जैसे कि भारत में कई विदेशी बैंक है, विदेशी कंपनियां हैं जो काम करती हैं और वे यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। तो उनके द्वारा जो भी मूल्य वृद्धि की गई है उन्हें भी हम सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की विशेषताएं क्या हैं? कि इसमें किसी एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है और केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की यहाँ गणना की जाती है। ऐसी वस्तुएं जो कि सेकंड हैंड यूज होती हैं, हम उन्हें इस सकल घरेलू उत्पाद में हम शामिल नहीं करते। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, अंतर मध्यस्थ वस्तुएं हैं, जैसे कच्चा माल है, बिजली, ईंधन, इन्हें हम सकल घरेलू उत्पाद में या राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। यह जीडीपी जो है उत्पादनों के सकल मूल्य का माप प्रस्तुत करता है। सकल से मतलब है, ग्रॉस का अर्थ है कि इसमें डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास या स्थिर पूंजी पदार्थों का उपभोग सीसीए का मूल्य भी इसमें शामिल होता है। इसमें भौतिक उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को लिया जाता है
और इसका मापन प्रचलित कीमतों पर किया जाता है। यदि हम 2006 की जीडीपी ज्ञात करना चाहते हैं तो केवल 2006 में उत्पादित वस्तुओं को ही शामिल किया जाएगा, उसमें 2005 की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही उन्हें 2006 में बेचा गया हो। तो इस प्रकार चालू वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है। इसके पश्चात दूसरी अवधारणा आती है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब जीएनपी में क्या है कि ये एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पाद के मूल्य से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो जीडीपी है, जीडीपी में यदि हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें जीएनपी मिल जाती है। और इसे हम फॉर्मूले के रूप में इस तरह दर्शा सकते हैं कि जीएनपी मार्केट प्राइस क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय को सम्मिलित कर दिया जाए जीडीपी मार्केट प्राइस में तो हमें जीएनपी मार्केट प्राइस मिल जाता है। विदेशों से जो शुद्ध साधन आय प्राप्त होती है, ये शुद्ध साधन आय क्या है? इसका अर्थ होता है कि एक देश के सामान्य निवासी दूसरे देश को अपने साधन, सेवाएं और संपत्ति प्रदान करते हैं। यानी कि यदि भारत के लोग विदेशों में जाकर काम करते हैं और उनके जो परिवारजन हैं जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें वे पैसा भेजते हैं, और इसी प्रकार भारत में जो विदेशी लोग रह रहे हैं वे अपने परिवारजनों को विदेश में पैसा भेजते हैं। तो दोनों देशों की तरफ जो वस्तुएं एवं सेवाओं के बदले में दोनों विदेशियों को जो आय प्राप्त हुई है और भारतीयों को जो आय विदेशों में प्राप्त हुई है, उनका अंतर ही विदेशों से शुद्ध साधन आय कहलाता है। और ये शुद्ध साधन आय नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय पॉजिटिव है तो हमारी जीएनपी जीडीपी से अधिक होगी, और यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय नेगेटिव है तब जीएनपी जीडीपी से कम होगा। विदेशों से शुद्ध साधन आय के घटक कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन से हैं? जैसे कि कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति, जो निवासी श्रमिक हैं, विदेशों में अस्थायी रूप से काम करने वालों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति, देश की घरेलू सीमा के अंदर काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति, दोनों का अंतर कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति कहलाता है। इसी तरह से संपत्ति और उद्यमिता से प्राप्त आय, जैसे एक देश के निवासियों द्वारा लगान, ब्याज, लाभ के रूप में जो आय प्राप्त हुई है और शेष विश्व को जो लगान, ब्याज, लाभ का भुगतान किया गया है, उन दोनों का अंतर उद्यमिता से प्राप्त शुद्ध आय कहलाता है। विदेशों में निवासी कंपनी द्वारा शुद्ध प्रतिधारित आय, यानी विदेशों में जो स्थित है निवासी कंपनियां हैं, उन्हें कितनी रिटेन इनकम कितनी है उनकी, और देश की घरेलू सीमा के अंतर विदेशी कंपनियों की रिटेन इनकम कितनी है, उन दोनों का अंतर ही शुद्ध प्रतिधारित आय को बताता है। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कुछ तत्व हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यदि देखें तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस के लिए जीएनपी मार्केट प्राइस में से यदि डेप्रिसिएशन घटा दिया जाए, मूल्यह्रास घटा दिया जाए, तब हमें एनएनपी मार्केट प्राइस मिल जाता है। यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पर आना है तो हमें मूल्यह्रास घटाना होगा। और ये मूल्यह्रास कौन सा है कि उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले जो पूंजीगत यंत्र हैं, जो भी मशीनरी है, उसमें धीरे धीरे वो घिसते जाते हैं, घिसावट आती है। इसलिए कुछ मशीनें आउटडेटेड हो जाती हैं, ऑब्सोलीट हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, और हमें इनकी घिसावट पर और इनके रखरखाव पर, इन अप्रचलित यंत्रों को बदलने पर खर्च करना पड़ता है। इसलिए उस घिसावट की राशि को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाते हैं, तब हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। और ये घिसावट किस रूप में हो सकती है? एक तो मशीनरी के सामान्य टूट फूट के रूप में, या जो मशीनें हैं वो अब पुरानी तकनीक की हो गई हैं, ऑब्सोलिसेंस है,
और मशीनों की आकस्मिक हानि, कोई एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, कोई मशीन अचानक से खराब हो जाती है, टूट जाती है, तब हमें मशीनों पर पुनः नया निवेश करना होता है। तो ये जो घिसावट है, कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये हमें जीएनपी में से माइनस करना होता है, तब हमें एनएनपी मिल पाती है। इसके बाद एनडीपी मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो एनडीपी मार्केट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, जो जीडीपी मार्केट प्राइस है उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, मूल्यह्रास को घटा देंगे। एनडीपी मार्केट प्राइस का अभिप्राय क्या है कि एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमाओं में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, जिसमें से हमने स्थिर पूंजी उपभोग यानी कि मूल्यह्रास को घटा दिया है। तो इस प्रकार यानी हमें जब भी ग्रॉस टर्म से नेट टर्म पर आना है तो मूल्यह्रास को घटाना होगा। और इस प्रकार जब हम जीडीपी मार्केट प्राइस में से मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो एनडीपी मार्केट प्राइस मिल जाएगा। इसके बाद नेट डोमेस्टिक इनकम, शुद्ध घरेलू आय या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी फैक्टर कॉस्ट के लिए भी हमें क्या करना है कि एनडीपी मार्केट प्राइस, फॉर्मूला आप देखें यहाँ पर, एनडीपी मार्केट प्राइस में से हमें इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर को घटाना है और जो सब्सिडी है, उपदान, आर्थिक सहायता, उसे हमें जोड़ना है, तब हमें फैक्टर कॉस्ट पर एनडीपी मिल जाएगी। यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों में अंतर है अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का। इसके पश्चात सकल घरेलू आय अथवा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन यदि कर दिया जाए तो हमें जीडीपी फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। इसके बाद आता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, इसे ही राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। तो जब भी राष्ट्रीय आय शब्द का उपयोग यदि किया जाता है नेशनल इनकम का, तो इसका अर्थ है कि हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले भुगतानों को बताती है। किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय, जो कि लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में होती है, तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय का जोड़ साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय कहलाता है। इस प्रकार एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में हमें जोड़ना है विदेशों से शुद्ध साधन आय, यानी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें इसमें ऐड करना है। इसके बाद आता है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को यदि जोड़ दिया जाए तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। इसके बाद निजी आय। निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है, यानी निजी क्षेत्र की आय है ये। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को मिलने वाले सभी आय भुगतान, जैसे कि वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय आदि, और गैर आय भुगतान, यानी ये तो उनकी कमाई हुई अर्जित आय है, और अनअर्न्ड इनकम, जैसे कि जितने भी हस्तांतरण भुगतान हैं वे सभी इसमें आते हैं, ये निजी आय में शामिल होते हैं। और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल होती है। विदेशों से जो हमें आर्थिक सहायता या अनुदान, हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होते हैं, और जो विदेशियों को हमारे द्वारा हस्तांतरण भुगतान किए जाते हैं, उन दोनों का अंतर ही विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहलाती है। तो निजी क्षेत्र की आय ज्ञात करने के लिए निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी जोड़नी होती है। इसके अतिरिक्त निजी आय में सरकार के चालू हस्तांतरण,
शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके पश्चात वैयक्तिक आय, निजी क्षेत्र की आय हमने निकाल ली। इसके पश्चात हम वैयक्तिक आय निकालते हैं और व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त की गई है। वैयक्तिक आय हमेशा राष्ट्रीय आय से कम रहेगी क्योंकि उत्पादन के साधनों द्वारा जितनी आय निर्मित की जाती है वह सारी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती, बल्कि उसमें से यानी राष्ट्रीय आय में से अनेक कटौतियां काटी जाती हैं और कुछ मदें जोड़ी जाती हैं। इसके बाद जो राशि शेष बचती है वह वैयक्तिक आय कहलाती है। यानी वैयक्तिक आय की गणना के लिए हम उसमें क्या मूल्य जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे, तो ये मदें इस प्रकार हैं। घटाई जाने वाली मदें कौन सी हैं? सबसे पहला कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, निगम आयकर। व्यापारिक निगमों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा निगम कर के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है। इस प्रकार यह आय का भाग अंशधारियों को व्यक्तिगत आय के रूप में प्राप्त नहीं होता, इसे राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है। निगमों का अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। निगम अपनी आय का एक भाग अंशधारियों में न बांटकर इसे पुनः व्यवसाय में विनियोजित कर देते हैं। अतः व्यक्तिगत आय निकालने हेतु इस भाग को राष्ट्रीय आय में से कम कर दिया जाता है। फिर सामाजिक सुरक्षा कटौतियां हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड आदि के लिए भी कटौती की जाती है। उन्हें भी राष्ट्रीय आय में से व्यक्तिगत आय निकालने हेतु घटा दिया जाता है क्योंकि व्यक्तियों की आय इन कटौतियों से कम हो जाती है। कौन सी मदें जोड़ी जाती हैं? तो जोड़ी जाने वाली मदों में है जो भी व्यक्तियों को जो हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होते हैं, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता या वृद्धावस्था पेंशन है, ये सभी मदें इसमें जोड़ी जाती हैं। इसके पश्चात वैयक्तिक प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्तियों अथवा परिवारों को प्राप्त होने वाली व्यक्तिगत आय व्यय करने योग्य रूप में उपलब्ध नहीं होती। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत आय का एक भाग व्यक्तियों और परिवारों द्वारा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, भवन कर आदि के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी प्रशासन द्वारा निर्धारित कानून और नियमों का उल्लंघन करने पर परिवारों को दंड और जुर्माना भी देना पड़ता है, जिसे सरकार की विविध प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार वैयक्तिक प्रयोज्य आय ज्ञात करने के लिए वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर तथा सरकार की विविध प्राप्तियों को घटाना होता है। यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वह आय जो कि खर्च करने के लिए हमारे पास उपलब्ध है, व्यक्तियों के पास खर्च करने के लिए उपलब्ध है। अब वे इसे चाहें तो खर्च करें या उसमें बचत करें। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना है? वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर घटाना है और इसके अलावा सरकार को जो भी शुल्क और चालान या दंड और जुर्माना सरकार को हमने भरा है वो घटा दिया जाता है। उसके पश्चात जो आय शेष बचती है वह वैयक्तिक प्रयोज्य आय होती है और ये वैयक्तिक प्रयोज्य आय या तो उपभोग की जाएगी या बचत की जाएगी। तो इस प्रकार पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम विल बी इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स। आज के वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे राष्ट्रीय आय का मापन करने की कौन सी विधियां हैं। आप इनका और विस्तार से अध्ययन करें, बार बार पढ़ें और समझें और इसके पश्चात यदि कोई शंका मन में उत्पन्न होती है तो उसके बारे में हमें सूचित करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।